नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 36 करने वाले हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। और 5 मार्क्स का रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि पजल बेस्ड होता है वो भी मैंने करवाया हुआ है। तो इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है और जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने वीडियो पॉज कर पहले खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तो वो 15% बचत करने लगे तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपने मानना है आपकी आय है 100 रुपये और 100 रुपये में आप 10% बचाते हो तो 100 का 10% होता है 10 रुपये। लेकिन यदि आपकी आय 20% बढ़ जाए, मतलब 100 रुपये में अगर 20% बढ़ जाए मतलब 20 रुपये, तो आपकी आय जो होगी वो वर्तमान आय अब होगी आपकी 120 रुपये। 120 रुपये में आप कितने की बचत कर रहे हो? आप कर रहे हो 15 की, 15% की। तो इसे आप काटोगे तो ये आ जाएगा 18। मतलब अब जो व्यक्ति है वो 18 रुपये की सेविंग करता है। तो कितने रुपए का गैप आया यहाँ से यहाँ तक? जब उसकी आय 100 रुपये थी, 10 रुपये बचाता था, अब उसकी आय 120 रुपये है तो वो 18 रुपये बचा रहा है, मतलब 8 रुपये ज़्यादा। किससे? पिछले वाले 10 रुपये से। तो 10 पिछली जो बचत थी उसे यहाँ लिख लो, गुणा 100 कर दो तो आएगा हमारे पास 80%। तो 80% बचत में वृद्धि हुई। ठीक है, ये कैसे हुई ये आपको पता लग चुका होगा, क्योंकि पिछली बचत तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो बचत कितनी थी उसकी? पहले 10 रुपये की थी तो 10 रुपये हमने निकाला इसके नीचे, है ना, तो ही हमारे पास 80% आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। एक घोड़े को वो 6% की हानि सहकर बेच देता है तथा दूसरे घोड़े को 7.5% लाभ लेकर। तो प्रत्येक घोड़े की कीमत क्या थी यदि पूरे कारोबार में उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। तो ऐसे में आपने क्या करना है, तो आपने लिख लेना है पहले दूसरे घोड़े की कीमत कितनी है 7.5 बटे में लिख लो 6%। दूसरे की हमने हानि हुई तो लाभ वाला हमने ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसका पॉइंट निकालना है तो इसे हमने 75 बना लिया और ये आ गया 60, क्योंकि 1 दशमलव तब नीचे लगा, गुणा 10 हुआ, ये आप जानते होंगे। अब 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75, 15 चौके 60। तो हमारे पास जो रेशो निकल कर आएगा कि पहले घोड़े और दूसरे घोड़े के लिए वो हमारे पास है 5/4। तो रेशो निकल कर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5:4, है ना, 5:4। तो पहले घोड़े का हमारे पास यहाँ पर रेशो निकल कर आया 5:4। इसे मैं रब कर देता हूँ, ये 5:4 आया। ये 5:4 कैसे आया? क्योंकि हमने बस इसे ही काटा है और कुछ हमने किया नहीं। और उसने जो घोड़ा है वो कितने का? 1350 रुपये में खरीदा था। तो ये हमारे पास रेशो है, ये इसका टोटल जो है 1350। तो जब 5:4 रेशो 1350 के बराबर है तो एक रेशो किसके बराबर होगा? तो इसका जमा हम कर देंगे जो कि आएगा 9। 9 को हम भाग दे देंगे इससे, 9 एकम 9, 5 9 45, तो 150। तो एक रेशो की वैल्यू है 150 रुपये। तो पहले घोड़े की कीमत कितनी होगी? 150 से इसे गुणा कर दो, 0 5 5 25, 5 एकम 5 तो 750। दूसरे घोड़े की कीमत 150 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0 पंचों के 20 तो 600। तो पहले घोड़े की कीमत 750 थी, दूसरे घोड़े की जो कीमत होगी वो 600 रुपये थी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कहा गया है कि ए तथा बी किसी काम को 12 घंटे में, ए तथा सी उसी काम को 15 घंटे में तथा बी तथा सी उसी काम को 20 घंटे में पूरा करते हैं। तो यदि ये तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे तो ये कितना समय लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको टाइम एंड वर्क करवाया हुआ था तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से मैंने करवाए हुए थे, वहां पर आपको काफी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। आज मैं एक डिफरेंट वाली शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, एक डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक है। तो आपने देखना है कि ए और सी को आप, ए और बी जो सबसे पहला काम जो पहले व्यक्ति दिए गए हैं जो कि है ये 12 घंटे में किसी काम को पूरा करते हैं, तो इसे आपने मानकर चलना है एक्स। और वाई आपने मानकर चलना है ए और सी जो कि 15 घंटे में मिलकर काम पूरा करते हैं। जेड आपने मानकर चलना है इन दोनों व्यक्ति को, बी और सी को, जो 20 घंटे में काम करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 2xyz अपॉन, यहाँ आ जाएगा xy प्लस y प्लस z प्लस yx। बस आपने ये करना है। तो आप जब इसे देखोगे तो दो x की वैल्यू हमारे पास 12 है, y की 15 है और z की 20 है। तो यहाँ पर भी इसे ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 12 गुणा 15, फिर जमा करना है, फिर 15 गुणा 20, फिर जमा करना है, 20 गुणा 12। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है।
जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया हुआ है बेसिक, जिसमें करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे लिंक मांग सकते हो, कमेंट में मुझसे आप लिंक मांग सकते हो, आप बस कमेंट करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें काफ़ी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लेकर आया था, काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक थी। तो ये भी बस शॉर्ट ट्रिक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करना चाहोगे। वो वाली शॉर्ट ट्रिक इससे काफ़ी ईजी है, ये बस मैंने ऐसे ही इंक्लूड की क्योंकि मुझे एक नया तरीका पता लगा, तो बस मैं आपको वो दिखाना चाहता था। तो इसमें जब आप गुणा करोगे तो ऊपर आएगा हमारे पास 7,200 और नीचे गुणा करके आएगा 720, गुणा और जमा करने के बाद तो इसमें आ जाएगा 10। तो 10 घंटे में ये सभी मिलकर काम पूरा कर देंगे। तो ये हो चुका ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोहन किसी काम को 10 दिन में तथा सोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर 3 दिनों तक सोहन अकेले कार्य करता है तो उसके बाद जो बचा हुआ कार्य है, उसके बाद वो बचा हुआ कार्य जो होता है वो मोहन कितने दिन में कर देगा। मतलब उसने 3 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, ठीक है, ये चीज़ थी। किसने? सोहन ने। तो सबसे इजी तरीका इस क्वेश्चन को करने का, सोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 15, क्योंकि वो 15 दिनों में उस काम को कर सकता है। 3 दिन तक उसने इकट्ठे काम किया, बटा में 15 लिख लो इसकी जो एफिशिएंसी है। गुणा में आपने क्या करना है? गुणा में आपने लिखनी है मोहन की एफिशिएंसी जो कि है 10, जो कि 10 है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक आपको मैंने करवाया हुआ है। ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो या प्लेलिस्ट पर लिंक देख सकते हो। लिंक नहीं मिलता कमेंट करके मुझसे मांग लो, मैं आपको दे दूंगा, या फिर व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये मेरा है, आप यहाँ से भी मुझसे हर एक स्टडी मटेरियल का लिंक मांग सकते हो जो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो अभी इसे करना क्या है, इसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ आ जाएगा 12/15 गुणा 10, है ना। ये हमारे पास यहाँ वैल्यू बनकर आई। तो इसे हम काटेंगे, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, तो 4 तिये 12, तो मतलब 8 दिन में मोहन बचे हुए कार्य को करेगा। बस ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आपने क्या करना है, वीडियो पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। तो चलिए मैं इसको सीधा आपका सॉल्यूशन बताकर चलता हूँ। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ होगा, बहुत से बच्चों को परफॉर्मा बनाना नहीं आया होगा कि व्यक्ति बैठाने ही कैसे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक निश्चित संख्या में कुछ बॉक्स 3 अलग अलग कॉलम में रखे गए हैं, मतलब 1 2 3 इस प्रकार के कुछ कॉलम बनाए गए हैं और इसमें कुछ बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इसमें कहा है कि कॉलम 1 2 3 एक के ऊपर एक करके इस प्रकार रखा जाता है कि कॉलम 1 जो कॉलम 2 है कॉलम 1 के पूरब में है, जो कॉलम 2 है वो 1 के पूरब में है, हाँ 1 के पूरब में है, और कॉलम 3 के पश्चिम में है। जो कॉलम 1 है वो कॉलम 3 के पश्चिम में है। क्या वो पश्चिम में है? हाँ ये इसके पश्चिम में है। तो मतलब यही सीक्वेंस बैठेगा इसमें कॉलम का। तो आपने क्या करना था कि एक इस प्रकार का प्रोफॉर्मा इसमें बना लेना था। तो इस प्रकार का हमने प्रोफॉर्मा बना लेना है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन होगा कैसे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले कहा गया है कि कॉलम 2 कॉलम ए हमने कर लिया। अब यहाँ पर बात कही गई किसी भी कॉलम में 6 से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर किसी कॉलम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा 6 व्यक्ति आ सकते हैं। कॉलम 3 में कॉलम बॉक्स की संख्या कॉलम 2 से अधिक है, मतलब जो है कॉलम 3 में ज़्यादा बॉक्स है 2 के मुकाबले, लेकिन 1 से कम है, मतलब 1 में सबसे ज़्यादा कॉलम आएंगे। सबसे ज़्यादा कॉलम कितने हैं? 6, तो मतलब 1 में सबसे ज़्यादा है वो है 6 कॉलम आएंगे। अब बॉक्स की कुल संख्या 5 का गुणांक है। बॉक्स की कुल संख्या मतलब जितने हमने बॉक्स बिठाने हैं उनकी कुल संख्या है वो 5 का गुणांक है, मतलब वो तो 10 हो सकता है या फिर 15, यही 2 गुणांक है इसके क्लोज में। लेकिन आप व्यक्तियों को देखोगे तो ये 10 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब टोटल संख्या 15 आएगी। 3 कॉलम में हमने 15 बॉक्स अरेंज करने हैं, 15 बॉक्स अरेंज करने हैं। अब पहले बॉक्स में हमें ये तो पता लग गया कि सबसे ज़्यादा कॉलम, सबसे ज़्यादा व्यक्ति इसी में बैठेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति इसी में बैठेंगे, ये ऊपर ही कहा गया है, और मैक्सिमम 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो इसमें हमने 6 व्यक्ति बैठा लिए। अब बाकी बचे 9 व्यक्ति, तो 3 में ज़्यादा व्यक्ति आएंगे कॉलम 2 के मुकाबले में। हो सकता है इसमें 5 आए और इसमें 4, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें 6 आए इसमें 3 आए। लेकिन आप यहाँ देखोगे जब कॉलम 2 की बात कही गई है कि कॉलम 2 में बॉक्स आई और एम के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, बॉक्स ओ को बॉक्स आई के ठीक नीचे रखा गया है, मतलब मिनिमम इसमें 4 व्यक्ति तो बैठ ही रहे हैं। इसमें क्या है 4 से ज़्यादा व्यक्ति बैठ रहे हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे, आपको पता लग जाएगा कि बॉक्स 2 में 3 से अधिक व्यक्ति बैठ रहे हैं, 3 से अधिक व्यक्ति बैठ रहे हैं, इसका मतलब इसमें 4 व्यक्ति बैठेंगे और एक व्यक्ति ज़्यादा इसमें कॉलम 3 में बैठेगा। तो यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपने क्या करना है, जैसे आपने ये काउंटिंग बना ली कि पहले जो कॉलम में है वो कितने 6 व्यक्ति बैठेंगे, तो दूसरे कॉलम में सिर्फ 4 व्यक्ति बैठेंगे, तो ऊपर वाले खानों को आपने खाली छोड़ देना है। आपकी काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा कॉलम है उसमें 5 व्यक्ति बैठेंगे, तो उसका पहला ये वाला कॉलम जो है वो खाली रहेगा,
और यहाँ व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि जो दूसरा कॉलम है, कॉलम 2 में जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ आप देखोगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कॉलम 2 में बॉक्स आई और एम के बीच एक बॉक्स रखा गया है, मतलब आई और एम के बीच में कितना, एक बॉक्स रखा गया है। बॉक्स ओ को बॉक्स आई के ठीक नीचे रखा गया है। जो बॉक्स ओ है वो आई के ठीक नीचे रखा गया है, मतलब इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसे ही बने, ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी बन सकता है, एम डैश आई, फिर इस आई के नीचे एक बॉक्स रखा गया है जिसे ओ कहा गया है ना, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अब कंडीशन मानकर चलनी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन मानकर चलनी ही पड़ेगी, वरना आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन मानकर चलते हैं कि हो सकता है, मान लो कि आई हमने यहाँ बैठाया है, आई हमने यहाँ पर बैठाया है, ओ हमारा, अब एम यहाँ बैठा है, ठीक है, ये हमने पहली कंडीशन मान ली। दूसरी कंडीशन में हम क्या मानकर चलेंगे, दूसरी कंडीशन में हम ये मानकर चलते हैं कि हो सकता है जो आई है, हो सकता है ये यहाँ पर आए, क्योंकि पहले तो हमने इसे यहाँ से माना, क्योंकि दूसरा जो कॉलम है हमारा उसमें काउंटिंग यहाँ से होगी। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ये हो सकता है आई यहाँ पर भी आ सकता है ना, एम यहाँ पर आए। तो ये हम पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मानकर चलेंगे इस क्वेश्चन में। तो बस हमने यहाँ क्या करना है, पहले हम यहाँ लिख लेंगे आई और ये लिख लिया हमने यहाँ पर एम, यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेंगे। अब हो सकता है कि एम यहाँ ऊपर आए या फिर आई यहाँ नीचे आए, ये हो सकता है, ठीक है, ये हमने मानकर चलना है। और यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे, दो बॉक्स हमने खाली छोड़ दिए, यहाँ पर हम मानकर चलेंगे। इस बार हम आई को नीचे लिख रहे हैं, एक खाना नीचे लिख रहे हैं, एम यहाँ आया। अब ये भी हो सकता है कि एम ऊपर आए आई नीचे आए, लेकिन इस कंडीशन में आई नीचे नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि जो बॉक्स ओ है, बॉक्स ओ को आई के ठीक नीचे रखा गया है। तो इसका मतलब आई यहाँ नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब इसकी हमने पहली एक ही कंडीशन मानकर चलनी है, इसकी हमने सिर्फ एक ही कंडीशन रखनी है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आई के नीचे वो ओ बैठा है, ठीक है, आई के नीचे ओ बैठा है। अब यहाँ पर हम क्या माने, इसके नीचे तो एक व्यक्ति आ सकता है, ओ हाँ आ सकता है, यहाँ पर भी ओ आ सकता है ना, ये हम मानकर चलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे देखोगे आप, आगे कहा गया है कि बॉक्स ओ को आई के नीचे रखा गया है, ये हमने रख लिया। बॉक्स एन को ओ के पश्चिम में रखा गया है, ओ के पश्चिम में, ओ के पश्चिम में, यहाँ आप देखोगे ओ के पश्चिम में, मतलब एन यहाँ आएगा, है ना, एन यहाँ आएगा। अब इस वाली कंडीशन में हो सकता है एन यहाँ आए, हो सकता है एन यहाँ आए, कहीं भी एन आ सकता है, ठीक है, हमने मान लिया। बाकी इसे हम रब करते जाएंगे। एक कॉलम में, एक ही कॉलम में बॉक्स एन और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति रखा गया है, एक बॉक्स रखा गया है, मतलब जिस कॉलम में एन है उसी कॉलम में एक छोड़कर बी रखा गया है। तो इसमें हो सकता है कि ऊपर की तरफ बी रखा गया हो, एक छोड़कर इसमें हो सकता है कि नीचे की तरफ बी रखा गया हो। लेकिन इस वाली कंडीशन में हमारे पास एक ही कंडीशन बन रही है कि एन और बी के बीच में एक व्यक्ति है। तो इसके बीच में अगर मैं एक व्यक्ति बैठाता हूं तो बी को यहाँ जगह नहीं बचती, इसका मतलब बी हमारा कहाँ आएगा, यहाँ वो व्यक्ति आ गया तो बी हमारा यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ठीक चला है। अब यहाँ पर बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखो मान लेते हैं पहली बारी में ये मैं मानकर चलता हूँ, पहली बारी में ये मैं मानकर चलता हूँ कि बी यहाँ आएगा। तो पहली बारी में इसके लिए, इसके रिगार्डिंग मैं ये मानकर चलता हूँ कि मान लो बी यहाँ आ गया, अब इसके रिस्पेक्ट में भी बी यहाँ पर आएगा, है ना, बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये मानकर चलो, है ना, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है बॉक्स बी और एच के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं, मतलब बॉक्स बी और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, दो बॉक्स रखे गए हैं बी और एच के बीच में। अब यहाँ पर तो ये निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि दो व्यक्ति बैठे हैं तो एक दो, ऊपर तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये नीचे ही आएगा, एक दो, है ना, इसका मतलब एच यहाँ आएगा। लेकिन इन वाली पॉसिबिलिटीज़ में आप देखो, पहली पॉसिबिलिटी में एक दो एच यहाँ आ सकता है, ठीक है, ये हमने मान लिया। लेकिन अगर इस वाली कंडीशन में आप देखोगे तो एक दो एच यहाँ आएगा, है ना, ये भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है, अभी इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो चलो मानकर चलते हैं, पहले यहाँ पर इसके रिगार्डिंग मैं ये मानकर चलता हूँ कि एच यहाँ आएगा, ठीक है, इसके लिए एच यहाँ आएगा, इसके लिए एच यहाँ पर आ सकता है क्योंकि ऊपर ही जगह बच रही है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आगे कहा गया है जिसे बी के ठीक एक नीचे कॉलम में रखा गया है, जिसे मतलब एच को बी के नीचे रखा गया है, एक कॉलम नीचे रखा गया है, एक ही कॉलम नीचे रखा गया है, एच को बी के एक कॉलम नीचे एच को रखा गया है। एक लाइन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
यहाँ कहा गया है बॉक्स बी और एच के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं जिसे बी के नीचे ही किसी कॉलम में रखा गया है। मतलब जो एच है वो बी के नीचे ही आएगा, एच है बी के नीचे ही आएगा। तो अब देखो पहली कंडीशन में हमने जो एच है वो बी के नीचे आएगा, तो ये बी के नीचे ही है एच। हाँ, यहाँ ठीक हो चुका। इस वाले क्वेश्चन में भी ठीक हो चुका कि बी एच के नीचे ही आया। लेकिन आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बी तो ऊपर आ गया है ना, एच तो बी के ऊपर आ गया। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। तो इस वाली कंडीशन में हमने यहाँ से बी यहाँ से हटा लेना है, एच यहाँ से हटा लेना है, एच यहाँ से हटा लेना है, बी यहाँ आएगा तो इसका मतलब एच यहाँ पर होगा। तो जो ये क्वेश्चन था वो किसके रिस्पेक्ट में कहा गया था, इसे एक बार देख लेते हैं कि बी और एच के बीच में एक व्यक्ति है। यहाँ कहा गया था कि एक ही कॉलम में एन और बॉक्स बी के बीच केवल एक व्यक्ति रखा गया है, एन और बी के बीच केवल एक व्यक्ति रखा गया है। तो मतलब ये वाला हमारा क्वेश्चन ठीक हो चुका, ये एन हमारा गलत हो गया है ना, ये एन हमारा गलत हो चुका। यहाँ एच आएगा, तो जब यहाँ एन आएगा इसका मतलब जो यहाँ पर ओ है वो ओ यहाँ नहीं आएगा, आई यहाँ पर नहीं आएगा, एम यहाँ नहीं आएगा। तो ये हमारा कंडीशन बैठ चुकी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हमारा पॉसिबिलिटी यहाँ पर ठीक हो चुकी है। अब मुझे पता है बहुत से बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं, बस आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जब आप दूसरी बारी से देखोगे तो आपका कंफ्यूजन बहुत कम रहने वाला है। तो अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि बॉक्स जे को बॉक्स डी के ठीक पूर्व में रखा गया है, बॉक्स जे को बॉक्स डी के ठीक पूर्व में रखा गया है। अब डी कहाँ पर आएगा ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ही कॉलम में बॉक्स जे और बॉक्स ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है। अब हमें ये पता करना होगा कि जो डी है वो किस कॉलम में है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ कहा गया है ई को बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है। एक ही कॉलम में बॉक्स एफ और बॉक्स एल के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, बॉक्स ए को बॉक्स सी के ठीक नीचे रखा गया है, बॉक्स जी को बॉक्स एल के साथ एक ही कॉलम में नहीं रखा गया, मतलब जी और एल एक ही कॉलम में नहीं है। अब यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करो, अगर हम डी को हमने बैठाना है और डी के पूरब में, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया है बॉक्स जे को बॉक्स डी के ठीक पूर्व में रखा गया है ना। तो मतलब डी को हमने ऐसी जगह बैठाना है जहां पर पूर्व में हमें और भी व्यक्ति आ सके, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉक्स जो डी है डी के पूर्व में जे बैठा है ना, और उसके बाद बहुत से व्यक्ति यहाँ पर अरेंज करने को दिए गए हैं। तो इसका मतलब जो डी है हमारा वो डी यहाँ पर आएगा। अब डी को मैं यहाँ क्यों मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर मानेंगे तो ही तो पूर्व में जे आएगा। अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ, अगर मैं डी को यहाँ मानता हूँ तो यहाँ पूर्व में कोई व्यक्ति आ सकता है क्या? नहीं। और डी को अगर मैं यहाँ मानता हूँ, यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही व्यक्ति आएंगे, फिर जे के साथ जो व्यक्ति आएगा उसे हम कहाँ बैठाएंगे, है ना। इसका मतलब डी के लिए एक जगह बचती है जो कि है ये, तो डी यहाँ पर ही आएगा। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी, डी हमारा यहाँ नहीं आ सकता। डी यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें 2 कॉलम हमने शुरू में छोड़ने थे, हमने 2 कॉलम यहाँ पर छोड़ने थे, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही व्यक्ति है। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग डी हमारा यहाँ पर आएगा, डी नीचे आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अनुसार डी हमारा यहाँ पर आ सकता है ना, डी यहाँ आ सकता है, इसमें डी नीचे आएगा। अब डी के पूर्व पश्चिम में कौन है? जे है, ठीक है, ये हमने मान लिया। यहाँ पर भी डी के पश्चिम में कौन आएगा? जे आएगा। अब क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पर क्या कहा गया है, ये हमने इसे रख लिया, बॉक्स जे को डी के पूर्व में रख लिया। एक ही कॉलम में बॉक्स जे और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, जे और ई के बीच में केवल एक बॉक्स रखा गया है। अब आप देखोगे नीचे तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं, तो एक बॉक्स छोड़कर ई यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर तो हमारा व्यक्ति आ नहीं सकता, क्योंकि एक बॉक्स छोड़कर ई अगर यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ हमने एक कॉलम खाली छोड़ा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 व्यक्ति हैं, तो ई नीचे आएगा। क्वेश्चन ठीक हो रहा है हमारा। अब आगे क्या कहा गया है, बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है, जो बॉक्स एफ है बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है, ई के ठीक ऊपर बॉक्स एफ को रखा गया है। अब इसके ई के ठीक ऊपर बॉक्स एफ को रखा गया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन ठीक हो रहा है। आगे कहा गया एक ही कॉलम में बॉक्स एफ और एल के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, मतलब एक ही कॉलम है, मतलब इसी कॉलम में एफ और एल के बीच में एक व्यक्ति है। तो यहाँ ऊपर की ओर तो एल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति नहीं आ सकता, एल यहाँ आ सकता है। और यहीं पर आप देखोगे एफ और एल, यहाँ हो सकता है कि एल यहाँ आए
और ये भी हो सकता है कि L यहाँ आए, ये फिक्स नहीं है ना। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी। अब आप आगे देखोगे, बॉक्स ए को सी के ठीक नीचे रखा गया है, बॉक्स ए को सी के ठीक नीचे रखा गया है। अब ए और सी कहां पर आएंगे, अब ए और सी कहां पर आएंगे ये हम नहीं बता सकते। अभी आगे देखते हैं, बॉक्स जी को एल के साथ एक ही कॉलम के नीचे नहीं रखा गया, मतलब जो बॉक्स जी है वो एल के ही कॉलम में आएगा, लेकिन बॉक्स जी को बॉक्स एल के साथ एक ही कॉलम में नहीं रखा गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो जी है वो इस कॉलम में नहीं आएगा जिस कॉलम में एल है। ठीक है, ये भी हमने मान लिया। और कहा गया है कि बॉक्स के को किसी भी कॉलम के सबसे नीचे नहीं रखा गया, ये भी हम मान लेते हैं। ठीक है, ये हो चुका हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ हमने 5 व्यक्ति बैठाने हैं। अब एल यहाँ आएगा या एल नीचे आएगा, इसका मतलब यहाँ आप देखो, यहाँ पर 5 ही व्यक्ति बैठाने हैं। एल हमारे पास या तो नीचे आएगा या तो ऊपर आएगा, लेकिन हम एल को सबसे नीचे लेंगे और सबसे ऊपर हम के को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ऐसे खाने बचे हैं जिसमें हमने एक एक व्यक्ति ही लेने हैं, मतलब जहाँ पर 2 व्यक्ति एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पर ऐसी भी यहाँ पर इक्वेशन बची हुई है जिसमें कहा गया है कि बॉक्स ए को बॉक्स सी के ठीक नीचे रखा गया है। मतलब ये यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं था, इस रो में तो ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर लिख लिया। मतलब एल को हमने नीचे लिख लिया, क्वेश्चन में ही कहा गया था कि के सबसे नीचे नहीं आएगा, तो के को हमने ऊपर लिख लिया। अब इस वाली कंडीशन में जब आप इसे देखोगे, थर्ड कंडीशन, तो इसमें भी के सबसे ऊपर यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन बैठाने हैं। अब यहाँ पर हमें देखो जी बैठाना है, और ऐसे हमें 2 खाने चाहिए जिसमें हम ए और सी को बैठा सके, लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास निरंतर 2 ऐसे खाने दिख रहे हैं जिसमें हम ए और सी को बैठा सकते हैं? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी गलत हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा कॉलम है, इसे आप मिटा लो ताकि हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसे मिटा लेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे हमारे पास 2 कॉलम बचे हैं, यहाँ पर ए और सी आ सकता है, लेकिन अब हमारे पास ये नहीं कहा गया कि पहले कौन आएगा। यहाँ कहा गया है बॉक्स ए को सी के ठीक नीचे रखा गया है, मतलब सी के ठीक नीचे रखा गया है, सी ऊपर आएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा ठीक बैठ चुका। अब एक कॉलम बचता है जी के लिए, मतलब जी जो है वो एल के साथ नहीं आएगा, एल वाले कॉलम में नहीं आएगा, तो जी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो चुका हमारा क्वेश्चन पूरा ठीक। अब मुझे पता है काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। अब देखो, जितनी आप कंफ्यूज हुए उतना ही मैं इसको जब सॉल्यूशन में इसका ढूंढ रहा था मैं भी उतना ही कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप क्या करोगे। अब इसमें काफ़ी टाइम हमें लग चुका, लेकिन इसे हम कम कर सकते हैं। टाइम को हम कम कर सकते हैं, वो है आपकी डेली प्रैक्टिस से। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आप टाइम को कम कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन आसान पड़ता तो हर एक के हाथ में नौकरी होती। तो बस यही फ़र्क होता है कि ज़्यादा मेहनत करने वाला ही क्यों लगता है, क्योंकि उसे ऐसे क्वेश्चन करने का फिर क्या होती है, वो आदत बन जाती है और उसे पता होता है कि कौन क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप जो मेरा एफर्ट है वो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपको तो ये सिर्फ करा कराया हुआ मिल रहा है, लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था तो मुझे इसे सॉल्व करने में लगभग 3 से 4 घंटे लग चुके थे, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करता हूँ उसके बावजूद भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी समय लेते हैं। इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आ सकता एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमने ये टफ क्वेश्चन किया। अब अगर मैं डेली सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करता तो 5 से 10 मिनट में इसे भी मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि देखो खुद क्वेश्चन करने में और समझाने में थोड़ा सा फर्क होता है। क्योंकि बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप खुद ही इसी क्वेश्चन को करने में 20 मिनट ले रहे हो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा हुआ। अगर मैं खुद से इसे सॉल्व करता, मैं बताता नहीं, तो 5 से 10 मिनट, 5 मिनट तो मिनिमम लगते ही लगते, मतलब 5 मिनट में इस क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट में इस क्वेश्चन को मैं खत्म कर देता, तो जो कि काफ़ी सही है, मतलब एफिशिएंट है, अच्छा समय है ये। क्योंकि ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो इतना समय लेते ही लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और जो मैं कहना चाहता हूँ आई होप आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।